स्टार्ट करें। सभी को नमस्कार। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, फादर ऑफ होम्योपैथी, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी को नमन करते हुए हम आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 1 से 70 एफोरिज्म पढ़ लिया है, मीन्स थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है। आज से हम पढ़ेंगे 71 ऑनवर्ड्स। प्रैक्टिकल पार्ट तो हम पहले 71 देखते हैं। 71 में डॉक्टर हनीमैन ने क्या लिखा है। As it is now no longer a matter of doubt that the diseases of mankind consist merely of group of certain symptoms and may be, कह रहे हैं अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया है, कोई डाउट नहीं रह गया है कि जो डिजीजेस हैं वो क्या है, एक ग्रुप ऑफ सर्टेन सिम्टम्स है एंड मे बी एनहिलेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हेल्थ बाय मेडिसिनल सब्सटेंसेस, और इनको मेडिसिनल सब्सटेंस की मदद से हेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है या इनको जड़ से निकालकर फेंका जा सकता है। लेकिन बट ओनली बाय सच एज आर कैपेबल ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूसिंग सिमिलर मॉर्बिड सिम्टम, लेकिन सिर्फ उन्हीं औषधियों से, उन्हीं दवाओं के द्वारा ठीक किया जा सकता है जो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती हैं। एज सच इज द प्रोसेस इन ऑल जेन्युइन क्योर्स, जैसा कि सभी जेन्युइन क्योर्स में केवल एक ही तरीके से हुआ है जेन्युइन क्योर, और वो है सिमिलर सिम्टम्स के द्वारा। हेंस द ऑपरेशन। तो नाउ इट इज क्लियर कि हम सिर्फ सिमिलर सिम्टम के द्वारा जेन्युइन क्योर कर सकते हैं। हेंस द ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग इज कंप्राइज्ड इन द थ्री फॉलोइंग पॉइंट्स। क्योरिंग का जो पूरा प्रोसेस है 3 बिंदुओं पर केंद्रित हो रहा है, जो डॉक्टर हनीमन कह रहे हैं। उन्हीं 3 बिंदुओं को हम देखते हैं। 3 बिंदु क्या क्या है। सबसे पहला, हाउ इज द फिजिशियन टू असर्टेन व्हाट इज नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज। फिजिशियन ये कैसे असर्टेन करेगा, ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि क्या आवश्यक है जानने के लिए, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए क्या जानना आवश्यक है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाउ इज ही टू गेन द नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है, इंस्ट्रूमेंट यहां पर कौन से यूज हो रहे हैं, मेडिसिन यूज हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स यानी मेडिसिन का उसको नॉलेज कैसे मिलेगा जिनका यूज करके वो बीमारियों को ठीक कर सके। या द पैथोजेनिक पावर ऑफ मेडिसिन, कौन मेडिसिन क्या क्या बीमारी को प्रोड्यूस कर सकती है या कौन कौन सी बीमारी को ठीक कर सकती है, ये जानकारी कैसे मिलेगी। पहला बिंदु, फिजिशियन को क्या जानना आवश्यक है ठीक करने के लिए। दूसरा, जिनके उपयोग से, मीन्स जिन मेडिसिन के उपयोग से वो उपचार करेगा, उन मेडिसिन की जानकारी उसको कैसे होगी। और तीसरा है, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग दीज आर्टिफिशियल मॉर्फिक एजेंट मेडिसिन। इन मेडिसिन को, या सेकेंड पॉइंट में जिन इंस्ट्रूमेंट जिन मेडिसिन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, इनको सबसे सुटेबल तरीका क्या है जिससे हम एम्प्लॉय कर सकें या पेशेंट को दे सकें और रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिले फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज, जिससे हम इन नेचुरल डिजीज को ठीक कर सकें। ये 3 बिंदु हैं। सबसे पहला है, फिजिशियन को क्या जानना आवश्यक है क्योर करने के लिए। दूसरा, जिससे क्योर करेगा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में उसको जानकारी कैसे मिलेगी। और तीसरा बिंदु है कि उनको कैसे एम्प्लॉय करना है। आगे का जो टोटल ऑर्गेनल लिखा गया है वो इन्हीं 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एफोरिम 72 में पहला पॉइंट पर स्टार्ट होगा, हाउ इज द फिजिशियन टू असर्टेन व्हाट इज नेसेसरी टू नोन इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज। उसी की प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्या जानना है उसको कैसे जानना है। यहां पर लिख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट।
पहला पॉइंट जो आपने देखा है उसी के रिस्पेक्ट में वो बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट। द फॉलोइंग विल सर्व एज जनरल प्रिलिमिनरी व्यू। जो नीचे लिख रहे हैं वो एक जनरल प्रिलिमिनरी, एक बेसिक आइडिया आपको देगा। द डिजीज टू विच मैन इज लाइबल, either rapid morbid processes of abnormally deranged vital force, which have a tendency to finish their course more or less quickly, but always in a moderate time. These are termed acute. एफोरिम 72 में डॉक्टर हनीमैन यहां पर जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको दो ग्रुप में बांट रहे हैं। पहले एक्यूट और क्रॉनिक। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक आइडिया हमको दे रहे हैं इस अफोरिज्म 72 में कि बीमारियों को अगर मोटा मोटा कैटेगराइज करें तो एक तो ऐसी बीमारियां होती हैं जो जल्दी से अपना कोर्स पूरा करती हैं, तेजी से आती हैं, तेजी से विकसित होती हैं और तेजी से सबसाइड कर जाती हैं। मीन्स जल्दी क्विकली अपना कोर्स पूरा कर लेंगी, या तो ठीक हो जाएंगी या पेशेंट को अपने साथ ले जाएंगी। बट उनका टाइम एक मॉडरेट टाइम होगा, बट ऑलवेज इन अ मॉडरेट टाइम। दीज आर टर्म acute disease which have a tendency to finish their course more or less quickly, but always in a moderate time। ये बीमारियां कहलाती हैं एक्यूट डिजीज, और इनके विपरीत हुए और दे आर डिजीजेस ऑफ सच अ कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर की होंगी दैट विद स्मॉल ऑफ एन इम्परसेप्टिबल बिगिनिंग। ऐसी बीमारियां होंगी जिनकी शुरुआत बहुत माइन्यूटली, इतनी धीमे से होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। डायनेमिकली डिरेंज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डायनेमिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिरेंज कर देंगे ईच इन इट्स पिक्यूलियर मैनर, और हर बीमारी अपने अलग अलग पिक्यूलियर तरीके से उसको डिरेंज करेगी। एंड कॉज इट ग्रेजुअली टू डिविएट फ्रॉम द हेल्दी कंडीशन, और धीरे धीरे चूंकि इम्परसेप्टिबली बॉडी में स्टार्ट होंगी, धीरे धीरे डेविएट करेगी हेल्दी कंडीशन से अनहेल्दी कंडीशन की तरफ ले गई जाएगी, इन अ सच वे दैट ऑटोमेटिक लाइफ एनर्जी कॉल्ड वाइटल फोर्स, इस तरीके से करेगी कि ये हमारा वाइटल फोर्स जिसकी जिम्मेदारी है, हुज ऑफिस टू प्रिजर्व द हेल्थ, जिसकी जिम्मेदारी है कि हेल्थ को प्रिजर्व करे, ओनली अपोजेस टू देम एट द कमेंसमेंट एंड ड्यूरिंग देयर प्रोग्रेस। वो केवल उनके प्रोग्रेस और उनके शुरुआत होने पर उनका विरोध करता है, देयर प्रोग्रेस। लेकिन ये विरोध कैसा है? इम्परफेक्ट, अनसुटेबल, यूजलेस रेजिस्टेंस। ये जो विरोध कितना है? परफेक्ट नहीं है, जितनी जरूरत थी उतना नहीं है, सुटेबल नहीं है, और यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। ये जो लाइफ प्रिजर्विंग वाइटल फोर्स जो इस बीमारी के डेवलपमेंट का विरोध कर रहा है, वो विरोध सुटेबल या परफेक्ट नहीं है कि उस बीमारी का वो ठीक से विरोध कर सके या उसको हटा सके, बट इज अनेबल ऑफ इटसेल्फ टू एक्सटिंग्विश दैम। शुरुआत में उनका विरोध तो कर रहा है, लेकिन उनको एक्सटिंग्विश करने में या निकालने में, एनिलेट करने में या ठीक करने में सक्षम नहीं है। जब सक्षम नहीं होगा, उनको विरोध नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? सफर करना पड़ेगा, बट मस्ट हेल्पलेसली सफर, जिसके परिणाम स्वरूप इसको हेल्पलेसनेस सफर करना पड़ता है, देम टू स्प्रेड एंड इटसेल्फ टू बी एवर मोर एंड मोर एबनॉर्मली डिरेंज। इससे क्या होगा? उस बीमारी को फैलने का पूरा मौका मिल जाता है, और इसको बॉडी को और ज्यादा डिरेंजमेंट करती है धीरे धीरे धीरे, अनटिल एट द लेंथ द ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रॉयड। जब तक कि ये डिरेंजमेंट बढ़ते 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 आदमी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। मीन्स वो ह्यूमन बीइंग, वो ऑर्गेनिज्म जिसको ये क्रॉनिक बीमारी डेवलप हुई है, जिसका वाइटल फोर्स ने अनसुटेबल, इम्परफेक्ट, यूजलेस विरोध किया था, हेल्पलेसली सफर कर रहा है, वो बढ़ते बढ़ते इस लेंथ तक बढ़ जाएगी कि वो उस ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगी। दीज आर टर्म्ड क्रॉनिक डिजीजेस।
और इन्हें हम क्या कह रहे हैं? क्रॉनिक डिजीजेस। दे आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद अ क्रॉनिक मयाज्म। और इनकी शुरुआत कैसे होती है? क्रॉनिक मयाज्म के इन्फेक्शन से होती है। ठीक है, 72 में बीमारियों को हमने दो भागों में बांट दिया। एक एक्यूट, जो मॉडरेट टाइम में अपना कोर्स खत्म कर लेंगी, चाहे वो ठीक हो जाएंगी, या फिर वो पेशेंट को फिनिश कर देंगी। दूसरी है क्रॉनिक डिजीजेस, जिनका वाइटल फोर्स विरोध तो करता है लेकिन अनसुटेबल, इम्परफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो बीमारी कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रहती है जब तक कि ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय ना हो जाए या उसकी डेथ ना हो जाए। दे आर टर्म्ड एज क्रॉनिक डिजीजेस। इनको हम क्रॉनिक डिजीज कह रहे हैं, और ये होती हैं ड्यू टू क्रॉनिक मैज़म। आते हैं 73 पर। यहां पर एक्यूट डिजीज का क्लासिफिकेशन दिया है 73 में। लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले कुछ और दिया है जो हमको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते एग्जैक्टली। एज रिगार्ड्स एक्यूट डिजीजेस, यदि हम जहां एक्यूट डिजीज की बात करें, चूंकि दो भागों में बांट दिया था, उस वहां से बात करेंगे। दे आर आइदर ऑफ सच अ काइंड एज अटैक ह्यूमन बींग इंडिविजुअली। या तो वो इस तरह की होती हैं कि व्यक्ति को अकेले अकेले अटैक करेंगी। The exciting cause being injurious influences to which they were particularly exposed. एक्साइटिंग कॉज, ऐसे हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जिसके लिए वो पर्टिकुलर व्यक्ति एक्सपोज्ड होता है। वो हार्मफुल इंजूरियस एक्सपोजर्स का नीचे जिक्र किए हैं। एक्सेसेस इन फूड, बहुत ज्यादा आपने खाना खा लिया तो आप बीमार हो जाओगे। और इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इट, या कम खाना मिलना तो भी बीमार हो जाओगे। सीवियर फिजिकल इंप्रेशंस, सीवियर मीन्स कुछ सीवियरिटी हो जाए फिजिकल इंप्रेशन में, जैसे बहुत ज्यादा ठंडी लग जाए, चिल्स, ओवर हीटिंग। डिसिपेशन, डिसिपेशन का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूअसली किसी को कम एनर्जी, कम भोजन मिले तो धीरे 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 वो क्या होगा? कमजोर होता जाएगा। डिसिपेशन, स्ट्रेन्स, इटीसी। और फिजिकल इरिटेशंस, फिजिकली इरिटेशन किसी चीज से हो जाए, मेंटल इमोशन, या मेंटली कोई इमोशनली कोई सदमा लग जाए, एंड द लाइक आर एक्साइटिंग कॉजेज ऑफ सच एक्यूट फेब्राइल अफेक्शन। और भी ऐसे बहुत से एक्साइटिंग कॉजेज हैं जो फेब्राइल अफेक्शंस करते हैं। अब इस तरह के जो भी इंडिविजुअल डिजीज हो रही हैं, हाउएवर, दे आर जनरली ओनली अ ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोल। अब इन बीमारियों को क्या कह रहे हैं जो इंडिविजुअली इधर उधर हो रही, किसी किसी को हो रही हैं? कह रहे हैं ये एक्यूट डिजीज नहीं है। बात शुरू एक्यूट से हुई थी, तो ये है क्या? ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट में शॉर्ट, थोड़ी देर के लिए। एक्सप्लोजन है लेटेंट सोरा, बॉडी में सोरा क्रॉनिक इन्फेक्शन है, लेकिन ऐसी सर्टेन कंडीशन की वजह से, सीवियर कंडीशन की वजह से वहां पर कुछ सोरा का, लेटेंट सोरा एक्सप्लोड करके डेवलप सोरा के फॉर्म में आ गया, और वो बीमारी दिखने लगी। कह रहे हैं विच स्पॉन्टेनियसली रिटर्न टू इट्स डोरमेंट स्टेज, जो स्वतः डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा, इफ द एक्यूट डिजीजेस इज नॉट ऑफ टू वायलेंट कैरेक्टर। अगर ये एक्यूट बीमारी बहुत वायलेंट कैरेक्टर की नहीं होगी तो ये स्वतः जो है डोरमेंट स्टेज या लेटेंट स्टेज में चला जाएगा, वायलेंट, एंड वर सून क्वेल, और थोड़े ही समय में ये खत्म। चूंकि वापस लेटेंट स्टेज में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो एक्यूट डिजीज जो हमको लगती हैं, पहली कैटेगरी डॉक्टर हेनमैन ने बताई, पहली कैटेगरी, जिसको वो कह रहे हैं कि लगता एक्यूट है, दिखता एक्यूट है, बट ये एक्यूट है नहीं। दिस इज, क्या है ये?
लेटेंट सोरा का एक्सप्लोजन है जो ऊपर दिख रहा है ड्यू टू सीवियर कंडीशंस। ओके। अब इसी में फिर एक्यूट के दूसरे कैटेगरी पे आते हैं, और दे आर ऑफ सच अ काइंड एज अटैक सेवरल पर्सन एट द सेम टाइम हियर एंड देयर। या फिर कुछ वो बीमारियां ऐसे करेक्टर की होंगी जो कई लोगों को यहां वहां एक साथ एक ही जगह पर नहीं, कुछ लोग यहां बीमार हो गए, कुछ लोग वहां बीमार हो गए, कुछ लोग 50 किलोमीटर दूर बीमार हो गए। स्पोरेडिकली मीन्स हियर एंड देयर, कई आदमियों को एक साथ बीमार करेंगी बाय मीन्स ऑफ मेट्रियोरिक एंड टेल्यूरिक इन्फ्लुएंसेस एंड इंजूरियस एजेंट। इनके पीछे कारण क्या होगा? मेट्रियोरिक और टेल्यूरिक इन्फ्लुएंसेस होंगे, और इनके साथ इंजूरियस एजेंट्स होंगे। दीज कॉज प्रोबेबल दीज कॉज injurious agent, the susceptibility for being morbidly affected by which is possessed by only a few person at one time। कह रहे हैं इनके पीछे मेट्यूरिक, टेल्यूरिक एंड इंजूरियस एजेंट्स होंगे, लेकिन ये उन्हीं उन्हीं को अफेक्ट करेंगे जो उसके लिए ससेप्टेबल होंगे, इसलिए स्पोरेडिकली हो रहा है। इधर एंड उधर मीन्स ससेप्टेबिलिटी, इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीजेस जिन्हें हम स्पोरेडिक कह रहे हैं। इसमें आया है बाय मीन्स ऑफ मेट्यूरिक एंड टेलरिक। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, हमने नोट लिख रखा है। मेटेरिक एंड टेलरिक इन्फ्लुएंसेस आर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कॉजिंग एक्यूट स्पोरेडिक डिजीजेस। Meteoric influences refer to the atmospheric conditions, weather, climate और season। Meteoric influences किसको रेफर करते हैं? एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, सीजन हो गया, एक्सट्रीम हॉट एक्सट्रीम कोल्ड हो गया। और टेलरिक इन्फ्लुएंसेस जो हैं रिलेट टू टेरेस्ट्रियल एलिमेंट्स। टेरेस्ट्रियल एलिमेंट्स मतलब क्या होगा? वहां की जमीन, सॉइल कैसा है, सॉइल, वाटर, लोकल जियोग्राफिकल मीन्स वहां की मिट्टी, वहां की पानी, लोकल जियोग्राफी। दीज फैक्टर्स अफेक्ट ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स क्रिएटिंग एक्यूट एंड नॉन क्रॉनिक सिम्टम्स। ये लोग उन्हीं को प्रभावित करेंगे जो ससेप्टेबल होंगे उस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो ये है एक ग्रुप क्या बना रहा है? स्पोरेडिक डिजीज बना रहा है। नेक्स्ट है allied to these are those diseases in which many persons are attacked with very similar suffering from the same cause। इसके अलावा और दूसरे कैटेगरी की बीमारी क्या होती है इनके साथ साथ? एक ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ बीमार हो जाते हैं, सिमिलर सफरिंग, सेम बीमारी से, जिसको हम क्या करते हैं? एपिडेमिक डिजीजेस या एपिडेमिकली। these diseases generally become infectious, contagious when they prevail among thickly congregated masses of the human beings। ये बीमारी कॉन्टेजियस बन जाती है, इन्फेक्शियस बन जाती है अगर ऐसे एरिया में लोगों को हो जाए जो एक घनी पॉपुलेशन में रहते हैं, जहां बहुत सारे लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, तो ये बीमारी बहुत तेजी से फैल जाएगी। डॉक्टर हनीमैन ने एक्यूट डिजीज के क्लासिफिकेशन में स्पोरेडिक टर्म दिया है, एपिडेमिक टर्म दिया है। अभी एक कोविड से एक नया टर्म आ गया है, पैंडेमिक। पैंडेमिक टर्म तब तक यूज नहीं होता था। ये जो हम पैंडेमिक कह रहे हैं दैट विल आल्सो कम अंडर द एपिडेमिक्स। ओके। दीज प्रिवेल एमंग थिकली कॉन्ग्रेटेड masses ऑफ ह्यूमन बींग्स, देंस arise fevers। फिर कह रहे हैं कुछ फीवर से राइज करते हैं इन ईच इंस्टेंस ऑफ पिक्यूलियर नेचर, हर इंस्टेंस में पिक्यूलियर नेचर के साथ। एंड बिकॉज द केसेस ऑफ डिजीज हैव एन आइडेंटिकल ओरिजिन दे सेट अप इन ऑल दोज दे अफेक्ट एन आइडेंटिकल मॉर्बिड प्रोसेस which when left to itself terminates in moderate terminates in a moderate period of time in death or recovery। जो मॉडरेट पीरियड ऑफ टाइम में
या तो डेथ में टर्मिनेट करेगा या रिकवरी हो जाएगी। मीन्स एपिडेमिक डिजीजेस में आइदर इट विल रिकवर और द पेशेंट विल डाई। हालांकि यही कहानी एक्यूट बीमारी के साथ है, बट दे हैव अ शॉर्ट कोर्स इन अ मॉडरेट टाइम। अब इसी में तीसरी कैटेगरी आ रही है एफोरिज्म 73, जो एक्यूट डिजीज का क्लासिफिकेशन है, द कैलेमिटीज ऑफ वॉर। कैलेमिटी का मतलब है डिसास्ट्रस, एक मास डिसास्टर जहां हुआ हो, बड़ा डैमेज हो रहा। द कैलेमिटीज ऑफ वॉर, अगर कहीं वॉर हो रहा है तो बहुत डैमेज, जैसे अभी तो वॉर चल रहा है, आप सोच ही नहीं कितना डैमेज चल रहा है। द कैलेमिटीज ऑफ वॉर, इनअंडेशंस एंड फेमाइन। इनअंडेशन क्या होता है? इनअंडेशन होता है आर फ्लड्स और द ओवरवेलमिंग ओवरफ्लो ऑफ वाटर। इनंडेशन मतलब जहां बाढ़ आ जाए, पानी बहुत ज्यादा हो जाए, बहने लगे सड़कों पर, घरों में। एंड ए फेमाइन, फेमाइन है एक ऐसी कंडीशन जहां लंबे समय तक खाने की कमी हो जाए, लैक ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड इन टाइम। खाना नहीं मिलेगा तो लोग धीरे धीरे कमजोर होकर मरने लगेंगे। तीन कंडीशन दे रहे हैं, द कैलेमिटीज ऑफ वॉर, inundations, and famine are not infrequently their exciting causes and produces some sign they are peculiar acute miasm। कह रहे हैं ये तीन कंडीशन ही नहीं है जो मास बड़े हालात में लोगों के जान के लिए खतरा बनते हैं। बड़ा डिजास्टर, बड़ा डैमेज, केवल ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि कैलेमिटीज ऑफ वॉर, इनंडेशंस एंड फेमाइन तीन ऐसे फैक्टर हैं जो मास डिसास्टर ले आते हैं। कह रहे हैं लेकिन इनके अलावा और भी फैक्टर हैं जो मास डिसास्टर ले आते हैं, उसकी बात कर रहे हैं आगे। आर नॉट इनफ्रीक्वेंटली देयर एक्साइटिंग कॉजेज एंड प्रोड्यूसर्स। कह रहे हैं केवल यही नहीं है जो बहुत बड़े खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं, डिसास्टर ले आते हैं। इनके अलावा भी क्या है? दे आर पिक्यूलियर एक्यूट मैयाजम। अभी तक हमने क्रॉनिक मैयाजम क्या कहा था, यहाँ एक नया शब्द दे रहे हैं, पिक्यूलियर एक्यूट मैयाजम भी हैं जो कैलेमिटीज ले आते हैं, विच रिकर इन द सेम मैन, जो उसी तरीके से रीअकर भी होते हैं, हेंस नोन बाय सम ट्रेडिशनल नेम, विच आइदर अटैक पर्सन्स बट वंस इन अ लाइफ। अब इनके एक्यूट मैजन की कैटेगरी बता रहे हैं, विच आइदर अटैक पर्सन बट वंस इन अ लाइफ, या तो केवल जिंदगी में एक ही बार अटैक करेंगे, दोबारा अटैक नहीं करते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, वूपिंग कफ, द एशियन एंशियंट स्मूथ ब्राइट रेड स्कारलेट फीवर ऑफ सिडेना, मम्स। करें या ये एक ही बार अटैक करेंगे, रिकवर हो गए तो दोबारा नहीं होते हैं, और सच एज रिकर फ्रीक्वेंटली। दूसरी कैटेगरी क्या है? ऐसे होंगे जो फ्रीक्वेंटली रिकर करते हैं इन अ प्रेटी मच द सेम मैनर। दूसरी कैटेगरी एक्यूट मियाज्म की क्या है? जो फ्रीक्वेंटली रिकर करते हैं उसी मैनर में। कौन कौन सी हैं? द प्लेग ऑफ लेवेंट, द येलो फीवर ऑफ द सी कॉस्ट, द एशियाटिक कॉलेरा, ईटीसी। अब बड़ा डिजास्टर करने वालों में एक तो कैलेमिटीज हो गई, वॉर, इनंडेशन एंड फेमाइन हो गए। दूसरा क्या है? एक्यूट मियाज्म है, जो दो तरीके से होते हैं, या तो जीवन में एक ही बार होंगे या बार बार होंगे। दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल यहां डॉक्टर हनीमन ने दिए हैं। अब ये 73 यहाँ खत्म होता है, उसके फुटनोट, दो फुटनोट है, उस पर हम आते हैं। द होम्योपैथिक फिजिशियन हु डज नॉट एंटरटेन द फोरगॉन कंक्लूजन डिवाइज्ड बाय द ऑर्डिनरी। इसको बीच का सब छोड़ दो, हमने एक कलर में किया है, द होम्योपैथिक फिजिशियन, लास्ट में आउट, ट्रीट्स देम ईच अकॉर्डिंग टू देयर सेवरल पिक्यूलियरिटीज। ये सेंटेंस यहां से यहां पूरा होता, बाकी बीच में दूसरी कहानी दी गई है। द होम्योपैथिक फिजिशियन ट्रीट्स देम ईच अकॉर्डिंग टू देयर सेवरल पिक्यूलियर।
हर एक बीमारी, हर एक बीमारी में जो पिक्यूलियरिटीज होंगी, जो उसका प्रेजेंटेशन होगा, सबका प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है, उसके आधार पर ठीक करता है। आप कह रहे हैं होम्योपैथिक फिजिशियन हु डज नॉट एंटरटेन द फोरगॉन कंक्लूजन डिवाइज्ड बाय द ऑर्डिनरी स्कूल। कह रहे हैं जो उन कंक्लूजन पर नहीं जाता है जो ऑर्डिनरी स्कूल या मॉडर्न मेडिसिन ने कर रखा है, विच है फिक्स्ड अपॉन अ फ्यू नेम्स ऑफ सच पीपल, जिसने इनके कुछ नाम रख दे दिए हैं, बिसाइड्स विच mighty nature dare not produce any others, so as to admit of their treating these diseases according to some fixed method। कह रहे हैं उन्होंने फिक्स नाम दे दिया है जो कि नेचर ऐसा नहीं करता है, और उसी फिक्स नाम के बाद फिक्स लाइन ऑफ से ट्रीटमेंट करते हैं। डज नॉट एक्नॉलेज द नेम ऑफ होल फीवर, बिलियस फीवर, टाइफस फीवर, पिट्रिट फीवर, नर्वस फीवर और म्यूकस फीवर। उस फिजिशियन के लिए कह रहे हैं जो इनके दिए गए फिक्स नाम को कंसीडर नहीं करता है और केवल पिक्यूलियर सिम्टम प्रेजेंटेशन के आधार पर ट्रीट करता है। ढेर सारे फीवर, गोल फीवर, बिलियस फीवर, टाइफस फीवर, पेट्रिट फीवर, नर्वस फीवर, म्यूकस फीवर, इनको ध्यान में न रखते हुए केवल लक्षणों के आधार पर ट्रीट करे, तो उस फिजिशियन की बात कर रहे हैं वन में। सेकंड में, सब्सिक्वेंटली इन द ईयर 18,001, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अ काइंड ऑफ परप्यूरा मिलियरिस, परप्यूरा मिलियस मिलियरिक लाइक एरप्शंस, जिनको नाम दिया गया था रूडवॉन्ग, रूडवॉन्ग स्कारलेट फीवर, उसको फाइनली नाम दिया गया था, विच केम फ्रॉम द वेस्ट, वॉज बाई फिजिशियंस कंपाउंडेड विद द स्कारलेट फीवर, जिसको उन्होंने स्कारलेट फीवर कहा था, नॉट विद स्टैंडिंग दैट दे एग्जिबिटेड टोटली डिफरेंट सिम्टम्स। कह रहे हैं जबकि दोनों का, स्कारलेट फीवर और रूट वॉर्म या परप्यूरा मिलेरिस के सिम्टम अलग अलग थे, लेकिन लोगों ने दोनों को एक ही नाम दिया, क्या, स्कारलेट फीवर का। दैट लेटर फाउंड, कह रहे हैं जो बाद में आया था, मीन्स रूट वॉर्म, इसका होम्योपैथिक प्रोफाइलेटिक एंड क्यूरेटिव रेमेडी वॉज बेलाडोना, इसका बेलाडोना था। द फॉर्मर इन एकोनाइट, और जो स्कारलेट फीवर था उसका क्या था, एकोनाइट था। एंड दैट द फॉर्मर वॉज जनरली merely sporadic while the latter was invariable epidemic। कह रहे हैं फॉर्मर क्या था, पहले वाला क्या था, स्पोरेडिक था, और बाद वाला क्या था, एपिडेमिक था। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों की दवाएं भी अलग अलग थी, लेकिन नाम दोनों उनको एक दिया गया था। इसलिए कह रहे हैं होम्योपैथिक नाम पर नहीं जा करके होम्योपैथिक फिजिशियन उसके सिम्टम्स प्रेजेंटेशन पर जाकर उसका ट्रीटमेंट करता है। ऑफ लेट ईयर्स इट सीम्स एज इफ द टू ओकेजनली ज्वाइन टू फॉर्म एन इरप्टिव फीवर। बाद में दोनों मिलकर एक नया इरेक्टिव फीवर बना लेते हैं ऑफ पिक्यूलियर काइंड, फॉर विच नाइदर द वन नॉर द अदर रेमेडी अलोन विल बी फाउंड टू बी एग्जैक्टली होम्योपैथिक। कह रहे हैं जब ये दोनों मिलकर एक नया फीवर बना लिए, तो ना उसमें केकोनाइट ने काम किया, ना बेलाडोना ने काम किया, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन बदल गया। जी हाँ, डॉक्टर हनीमैन आपको इनडायरेक्टली वार्न कर रहे हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के दिए गए नामों पर आप ना जाइए, आप उसके प्रेजेंटेशन पर जाइए, सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन के आधार पर आप उसकी दवा का चुनाव करिए और उसी आधार पर ट्रीटमेंट करिए। ठीक है, यहाँ पे किसी को यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो वी विल फिनिश हियर।